हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खिताराम जहांगीर जहांगीर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 11वां मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक टॉपिक प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का विक्षेपण होता है। इसके पश्चात हम प्रकाश के अपवर्तन तथा विक्षेपण पर आधारित कुछ प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा प्रिज्म क्या होता है। अगर आप कभी प्रयोगशाला में गए होंगे तो प्रिज्म को निश्चित तौर पे आपने देखा होगा। प्रिज्म जो है वो एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, या यूं कहे तो प्रकाशीय अवयव है, जो मुख्य रूप से प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जो प्रिज्म के अंदर का जो माध्यम होता है ना, वो एक सममांगी माध्यम होता है, एक निश्चित प्रकार का माध्यम होता है जो प्रकाश को एक निश्चित माध्यम प्रदान करता है। अब इसकी संरचना देखिए, तो प्रिज्म एक सममांगी माध्यम युक्त पारदर्शी प्रकाशीय अवयव होता है। कैसा होता है? पारदर्शी अवयव होता है। मैंने एक तो चीज बोली कि ये जो इसके अंदर का जो माध्यम होता है ना, वो कैसा होता है? सममांगी माध्यम। ठीक है। अब इसकी संरचना जो किस प्रकार की होती है, तो एक 3D संरचना होती है। कैसी होती है इसकी? 3D संरचना, जिसमें जो है आपके दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं। दो त्रिभुजाकार आधार और तीन जो है वो आयताकार पार्श्वफलक होते हैं। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रिज्म एक सममांगी माध्यम युक्त पारदर्शी अवयव होता है, जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार फलक होते हैं। अब देखो, प्रिज्म के दो जो पार्श्व आयताकार होते हैं ना फलक, उन दो आयताकार फलकों के बीच के कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। आइए अब हम देखते हैं कि प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो बोर्ड पे 3D आकृति बनाना तो संभव नहीं है, तो इसलिए मैं एक 2D आकृति बना रहा हूं। कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये जो आकृति बनी हुई है ना, एक 2D आकृति है जो प्रिज्म की है। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि प्रिज्म के जो साइड वाले फलक होते हैं ना, वो तीन आयताकार होते हैं। देखो, पार्श्व फलक जो भी है ना, वो सबके सब कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। और इन पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण होता है ना, ये वाला कोण, इस कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। क्या कहा जाता है? प्रिज्म कोण। अब देखिए किस प्रकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के आयताकार फलक पर आपतित होती है, जैसे मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म के आयताकार फलक पर तिरछी आपतित हो रही है। ठीक है। अब देखो, अब इस प्रिज्म का यहां से क्या होगा? अपवर्तन होगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी प्रिज्म के अंदर का माध्यम अलग है और बाहर का माध्यम अलग है। तो होगा कैसे? देखो, इसका अपवर्तन कैसे होगा। तो पहले आप यहां पर एक छोटा सा अभिलंब खींच लीजिए, जो इस आयताकार फलक की क्या हो? अभिलंब तो हो ना, जो आपके बन गया अभिलंब। अब मैंने आपको अपवर्तन का नियम क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो बाहर का माध्यम विरल है, जबकि अंदर का माध्यम क्या है? सघन है। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और झुकने के पश्चात ये किरण यहां से सम्मुख जो आयताकार पार्श्वफलक होगा ना, उस पर आपतित होगी, और यहां से फिर से जब आपतित होगी तो यहां से इसका फिर से अपवर्तन होगा। तो यहां से पहले एक छोटा सा आप अभिलंब खींच दीजिए, यह अभिलंब बन गया। अब देखो यहां से इसका अपवर्तन कैसे होगा। तो यहाँ प्रकाश की किरण जो है ना, वो सघन से विरल में जा रही है ना, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की जो किरण है वो इस तरीके से अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी प्रिज्म की आयताकार फलक पर प्रकाश किरण को आपतित करवाया जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात वह किरण प्रिज्म के सम्मुख फलक पर, सम्मुख आयताकार फलक पर आपतित होती है,
जहां पुनः अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत हो जाती। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म के पार्श्व या प्रिज्म के आयताकार फलक पर आपतित करवाया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात किरण प्रिज्म के सम्मुख फलक पर आपतित होती है, जहां पुनः अपवर्तन के दौरान प्रकाश किरण प्रिज्म से निर्गत हो जाती है। ठीक है, अब देखो इस रचना में जो जो चीजें बनी है ना उन सबको आप नामांकित कर दीजिए। देखो ये किरण क्या है, आपतित किरण है ना, इसलिए इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। आप चाहें तो इनके नाम नीचे अलग से लिख सकते हो, अलग से नोट करके, जैसे मैं इनके फॉन्ट लगा के नीचे अलग से नाम लिख सकते हो, या चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आपतित किरण और इसके बाद और देखो ये किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। और ये बीच वाली जो किरण है इसे कहेंगे अपन अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के बाद बन रही है ना, तो हो जाएगा अपवर्तित किरण। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये वाली जो किरण है ना वो प्रिज्म से बाहर निकल रही, निर्गत क्या हो रहा है, इसका निर्गत हो रही है ना, तो साइंस की भाषा में कहा जाता है निर्गत किरण। निर्गत किरण मतलब निष्कासन हो रहा है इस किरण का, एग्जिट हो रही है ना, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे निर्गत किरण। ठीक है, तीनों प्रकार की किरणें हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब इसमें देखो तीन प्रकार के कोण बनेंगे। तो सबसे पहला कोण आपतन या आपतित किरण और या अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। इसे किससे लिखा जाता है, आई से। और फिर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कोण, जिसे किसे लिखा जाता है, आर से। अब तीसरा कोण कहां बनेगा, तो तीसरा कोण आपके यहां बनेगा, ये है निर्गत किरण और ये है अभिलंब। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है निर्गत कोण, जिसे लिखा जाता है ई से। और ये ऊपर वाला कोण मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसे क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। अब इसमें एक और कोण बनता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आता है इसको लेकर के 1 नंबर का, कि विचलन कोण किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या आता है कि विचलन कोण किसे कहा जाता है। तो देखिएगा कि विचलन कोण कैसे बनेगा। तो ये जो आपतित किरण है ना इसको आप आगे बढ़ाइए, इस तरीके से इस किरण को आगे बढ़ाइए। और इसके बाद जो किरण निर्गत हुई है, ये वाली किरण निर्गत किरण है ना, इसको भी पीछे बढ़ाइए, इस किरण को यहां से पीछे ले जाओ। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, उस बिंदु पर बनने वाले कोण को कहा जाता है विचलन कोण। अब देखो आप कहोगे सर इस बिंदु पे तो बहुत सारे कोण बन रहे हैं, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, उधर बन रहा है, चारों तरफ कोण बन रहे, तो कौन सा कोण विचलन कोण होगा। तो जो कोण निर्गत कोण की दिशा में है ना वो कोण विचलन कोण होगा। तो देखो निर्गत कोण की दिशा में कौन सा है, निर्गत किरण की दिशा में ये वाला है ना, इसलिए इस कोण को कहा जाता है विचलन कोण और इसे लिखा जाता है डी से। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य निर्गत किरण की दिशा में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य निर्गत किरण की दिशा में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। देखो इसमें टोटल 4 प्रकार के कोण बने, मैं चारों का अलग से नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले कोण ए, इसे कहा जाता है प्रिज्म कोण। क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि प्रिज्म की 2 आयताकार पार्श्व फलकों के बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। फिर कोण आई, कौन सा कोण होता है, आपतन कोण, पहले से जानते हो, आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को। फिर कोण आर, कौन सा, अपवर्तन, तो ये होता है अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को। इनकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये गए कोण ई, इसे क्या कहा जाता है, निर्गत, तो ये हो जाएगा अभिलंब तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी बना कोण डी, जिसे क्या कहा जाता है, विचलन कोण। इसकी परिभाषा एग्जाम में आ सकती है और आपको याद करनी है, ठीक है। इस प्रकार से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैं एक बार फिर से अच्छे से रिपीट करके सुना रहा हूं
हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म एक समांगी माध्यम युक्त पारदर्शी अवयव होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्वफलक होते। फिर आपको अगली लाइन में लिखना है कि प्रिज्म के 2 आयताकार पार्श्वफलकों के बीच के झुकाव को प्रिज्म कोण कहा जाता है। फिर एक नई हेडिंग लगाना कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देना कि जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म के आयताकार फलक पर, देखो रटना नहीं है, जैसा चित्र में बन रहा है ना वैसे थ्योरी बनानी, कि जब किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म के आयताकार फलक पर आपतित किया जाता है या आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण जो है ना वो प्रिज्म के सम्मुख आयताकार फलक पर आपतित होती है, जब पुनः अपवर्तन के द्वारा प्रिज्म से निर्गत हो जाती है। फिर इसमें जो जो चीजें बन रही है उन सबको लिख देना कि ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, वो निर्गत किरण। फिर जो कोण बने उन सब कोणों को लिख देना, और फिर अंत में ये विचलन कोण लिखना और इसकी परिभाषा लिखना आगे नोट पॉइंट लगा करके। परिभाषा क्या लिखोगे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बनने वाले, निर्गत किरण की दिशा में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, इस संसार के रंग बिरंगा होने का कारण एक और प्रकाशीय घटना है जिसका नाम है प्रकाश का विक्षेपण। देखो किसे कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले इस वर्ड का मतलब समझिए, प्रकाश का विक्षेपण। देखो विक्षेपण का मतलब क्या होता है, विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त होना, ठीक है ना। जो चीज जिससे बनी हुई है ना उसी में टूट जाना क्या कहलाता है, विक्षेपण। तो जो प्रकाश है ना ये किससे मिलकर के बना है, इसका जिससे मिलकर के बना है ना उसी में टूट जाना क्या हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण। देखो प्रकाश किससे मिलकर के बना होता है, तो जो श्वेत प्रकाश होता है ना, सूर्य का श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कितने रंगों से, 7 रंगों से। इसलिए जब भी कोई वस्तु है ना प्रकाश की किरण का उसके सारे के सारे रंगों को परावर्तित कर देती है तो आपको वस्तु सफेद नजर आती है, और जो वस्तु सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है ना वो ब्लैक नजर आती है। इसलिए देखो विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है ना वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अब वो 7 रंगों में विभक्त होता है ना, उसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। तो आप क्या लिखोगे, श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। समझ गए, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है ना ये 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, और वो 7 इसके अवयवी रंग होते हैं, और इन्हीं रंगों में जब वो टूट जाएगा तो उसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विक्षेपण। अब देखो ये विक्षेपण कैसे होता है, तो इसके लिए भी छोटा सा प्रयोग किया गया, तो वापस उस प्रिज्म को लाया गया और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया गया, फिर प्रकाश के विक्षेपण के बारे में। तो आपको हेडिंग लगानी है कि प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण, कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण। देखो अब इसी प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना, वापस एक प्रकाश की किरण लेनी है जिससे आयताकार फलक पर आपतित करवाना, तो कराइएगा। और इस बार ये जो प्रकाश की किरण है ना एकदम सूर्य के प्रकाश की किरण होगी और श्वेत प्रकाश की किरण होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, विक्षेपण का। ठीक है, अब होगा क्या, ये प्रकाश की जो किरण है हम जानते हैं ये 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है, और इन 7 रंगों का जो 7 रंग जो होते हैं ना, इन 7 रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, और अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनका जो अपवर्तन है ना वो अलग अलग कोण पर होता है। 7 रंग है तो 7 रंगों का अपवर्तन अलग अलग होगा, तो इस किरण से तकरीबन 7 किरणें निकलेगी जो अलग अलग कोणों पर अपवर्तित होगी इस तरीके से। आप थोड़ा पास पास में बना लेना। इस प्रकार से ये जो प्रकाश की किरण है ना इस 7 रंगों में से विभक्त हो गई। अब यहां से जब निर्गत होगी तो वापस इनका अलग अलग कोणों पर क्या हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा ना, किरण निर्गत हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के किसी आयताकार फलक पर आपतित करवाया जाता है तो निर्गत किरण, जो निर्गत किरण है ना वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, भिन्न होती है। प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य भिन्न होती है, इस कारण प्रत्येक रंग का जो विक्षेपण है, प्रत्येक रंग की किरण का जो अपवर्तन है ना वो अलग अलग कोणों पर होता है। देखो इसका कारण केवल एक ही है, वो है तरंग दैर्ध्य में भिन्नता।
हर किरण की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है और इसी तरंग दैर्ध्य के कारण इनका क्या हो जाता है, अपवर्तन अलग अलग कोणों पर होता है। अब जिस रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा ना, उसका अपवर्तन उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपवर्तन है ना वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो उसका अपवर्तन कम होगा। इस कारण जो लाल रंग का प्रकाश होता है ना, लाल रंग का प्रकाश, इसका जो अपवर्तन है वो सबसे कम होता है। देखो, जब सबसे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, वो लाल रंग का प्रकाश है। इसका विक्षेपण या अपवर्तन सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और जो आपका बैंगनी रंग है, इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तन क्या होता है? सबसे ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है ना, वो सबसे कम होती है। तो समझ में आ रहा है? यानी जिस प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, उसका अपवर्तन क्या होगा? उतना ही कम होगा। और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, उसका अपवर्तन ज्यादा होगा। तो जो खेल पूरा है वो तरंग दैर्ध्य पर ही आधारित है। तो तरंग दैर्ध्य में भिन्नता के कारण ही प्रकाश का विक्षेपण होता है। अब देखो, यहां से 7 रंग है ना, अब इन 7 रंगों का क्रम क्या होगा, इसके लिए एक सूत्र दिया गया है। वो आपको सूत्र याद करना है, जिससे आपको सारे क्रम याद हो जाएंगे। तो सूत्र है विबग्योर, बस इतना याद करना, विबग्योर। यहां से आपको सारे रंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक एक रंग का मैं नामकरण कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, वी से हो जाएगा आपके वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। फिर आगे देखिए, आई से हो जाएगा आपके इंडिगो। इंडिगो से कौन सा होता है? जामुनी। और फिर नंबर 3 पर देखिए, बी से हो जाता है ब्लू। ब्लू मतलब नीला। और फिर आपके आ रहा है जी का मतलब होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। फिर नेक्स्ट है वाई का मतलब हो जाएगा येलो। येलो यानी पीला। फिर अगला कौन सा है? ओ से बनता है ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी। फिर लास्ट देखिए रेड, आर से बन जाएगा रेड। रेड का मतलब लाल। इस प्रकार जो प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है ना, उन रंगों का क्रम को याद करने की एक ट्रिक है विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहा जाता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, एक हेडिंग लगानी है कि कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण। फिर आपको पहले ये तो डायग्राम बनाना, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आप क्या लिखोगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म की आयताकार फलक पर आपतित करवाया जाता है तो निर्गत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? भिन्न होती है। और प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य भिन्न होने के कारण इनका अपवर्तन अलग अलग कोणों पर होता है। इस कारण लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का अपवर्तन सबसे अधिक तथा बैंगनी का अपवर्तन सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है और बैंगनी की सबसे कम। और फिर आपको ये सूत्र लिख देना है कि विबग्योर की जो इनको याद करने का क्रम है ना, उसका एक सूत्र लिख देना कि श्वेत प्रकाश का जो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है उनका क्रम इस प्रकार से, ये छोटा सा सूत्र, और फिर सबके नामकरण कर लेना। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या आपने कभी वर्षा ऋतु के दौरान आसमान में बनने वाले उस इंद्रधनुष को देखा है? एक धनुषनुमा आकृति होती है इस प्रकार से ऐसी, और फिर उसमें जितने भी कलर जो होते हैं ना, वो 7 कलर अलग अलग होते हैं। आपने उस रचना को कभी अनुभव किया होगा बारिश के मौसम में। तो वो इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो, जो इंद्रधनुष बन रहा है, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 7 रंगों से मिलकर के बनता है। इसका मतलब कौन सी घटना है? प्रकाश का विक्षेपण। तो प्रकाश के विक्षेपण से इंद्रधनुष बनता है। तो देखो कैसे बनता है कि जब भी वर्षा ऋतु होती है ना, तो वायुमंडल के अंदर नमी आ जाती है, तो जल की छोटी छोटी बूंदें होती है। तो जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जैसे मान लो जल की छोटी बूंद है, वही छोटी सी बूंद क्या करेगी? एक प्रिज्म की भांति कार्य करेगी। किसके लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए। अब जब भी सूर्य का प्रकाश, जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश है,
वो इस किरण के ऊपर जब आपतित होगा ना, इस बिंदु के ऊपर, इस सूक्ष्म जल की बूंद के ऊपर जब आपतित होगा तो सबसे पहले इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा ना। इस प्रकार से हम इसी को परावर्तित करवा देते हैं। तो सबसे पहले इस किरण का होगा क्या, अपवर्तन, क्योंकि देखो इसके अंदर का माध्यम अलग और बाहर का माध्यम अलग है। तो सबसे पहले अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के साथ ही साथ इसका विक्षेपण भी हो जाएगा, मतलब इसके साथ अभी भी रंगों में टूट भी जाएगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अब देखो यहां पहुंचने के बाद एक और प्रकाशीय घटना होगी जिसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, मतलब वो उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, मैं ऊपर ऊपर मोटा मोटी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना, वो एक प्रकार का अपवर्तन है, लेकिन फिर इसका नाम परावर्तन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि देखो यहां से प्रकाश की किरण वापस आ रही है उसके माध्यम में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परावर्तन। अब होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है ना वो सघन माध्यम से विरल में जाती है ना, सघन से विरल में, तो वो अभिलंब से दूर हटती जाती है। अभिलंब से दूर हटेगी ना, ऐसे मान लो कि ये नीचे जो माध्यम है वो आपके सघन है और ऊपर का जो माध्यम है वो विरल है। अब प्रकाश की किरण आप जब भी आपतित करवाते हो ना, तो उसका एक नियम होता है कि सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे अभिलंब है तो अभिलंब से लगातार दूर हटती रहेगी, और जैसे जैसे आप इस कोण को बढ़ाओगे ना, जैसे इस कोण को आप और बढ़ाओगे, इस प्रकार से आपने इसके ऊपर किरण आपतित करवाई, तो ये अभिलंब से लगातार हटती हटती एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस सतह के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, इस सतह के समांतर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आप और इस कोण को बढ़ाते हो ना, तो ये किरण जो है वो वापस अपवर्तित होकर के इसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और आप जैसे जैसे इस कोण को बढ़ाओगे तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इस सतह के समांतर हो जाएगी। लेकिन आप उसके बावजूद भी अगर कोण को और बढ़ाओगे ना, तो ये किरण अपवर्तित होकर के वापस इसी माध्यम में आ जाएगी, और इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको जो गर्मी के मौसम होता है ना, तब आपको सड़क के ऊपर पानी नजर जो आता है ना, वो इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नजर आता है। जो मरीचिका होती है ना, हिरण को नजर आता है पानी, तो वो सब किस लिए आता है, इस कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर यहां से इसका फिर से क्या हो जाता है, अपवर्तन, और अपवर्तन होने के पश्चात ये किरण इस प्रकार से निर्गत हो जाती है, और यहां से आपको एक इंद्रधनुष बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कि जब आप ऐसे लिख दो कि वर्षा ऋतु के दौरान वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जल की बूंदें एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित होता है तो कर्मश से, देखो सबसे पहले इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, सबसे पहले होगा अपवर्तन, तो कर्मश है अपवर्तन, फिर क्या होगा, विक्षेपण, अपवर्तन विक्षेपण, उसके बाद क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद फिर से क्या होगा, अपवर्तन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि जब सूर्य का प्रकाश इन सूक्ष्म बूंदों पर आपतित होता है तो कर्मश से अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा पुनः अपवर्तन के द्वारा 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक नोट चीज ये है कि जो इंद्रधनुष है ना, वो सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अगर आपका मुंह सूर्य के सामने है तो आपकी पीठ, जो पीछे वाला चित्र है ना, वो आपको इंद्रधनुष बनेगा। समझ गए, तो आपको क्या लिखना है कि इंद्रधनुष का निर्माण सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। हो सकता है 1 नंबर का सवाल आ भी जाए, तो आपको ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए। इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, आप किसी को भी समझा सकते हो। अब हम प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जो हमारी दैनिक लाइफ में हम उन्हें हरदम देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनके बारे में सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो सबसे पहली घटना है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं ना, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों टिमटिमाते हैं? कोई पूछ सकता है ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और विशेष करके जो आर्ट्स के स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो पूछेंगे ऐसे सवाल, क्योंकि उनको ऐसे सवाल लट करके रखते हैं। तो ये होता क्यों है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन होता कैसे, पहले वो तो बताओ, किस प्रकार से घटना घटित होती है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, तो आपको ऐसे लिखना है कि तारों का टिमटिमाना
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब देखो वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होगा, जैसे मान लो कोई भी एक तारा है जो इस क्षितिज से बहुत दूर है ना। अब इस तारे से निकलने वाला जो प्रकाश पृथ्वी की तरफ आएगा ना, तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर इस वायुमंडल में बहुत सारी वायुमंडल की सतह होती है ना, कई अलग अलग सतह होती, और इन अलग अलग सतहों का जो घनत्व है ना वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। तो नीचे वाली जो सतह होती है वो सघन होती है, और ऊपर वाली सतह जो होती है वो विरल होती है। या आप ये कह सकते हो कि जो नीचे वाली जो सतह है ना, इनका घनत्व ज्यादा होता है, ये ना बहुत मोटी होती है, जबकि ऊपर वाली सतह जो है इनका घनत्व कम होता है। इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, और इनका घनत्व होता है कम, नहीं ना, मतलब कम घनत्व होता है। और जब इन किरणों इन परतों के घनत्व में परिवर्तन होता है ना, मतलब घनत्व असमान है, नीचे वाले का घनत्व ज्यादा है, ऊपर वाले का घनत्व कम है, तो घनत्व में परिवर्तन के कारण इनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। एक वर्ड मैंने पढ़ाया था ना पिछले अध्याय में, अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका अपवर्तन कम होगा, सीधी सी बात है ना। अपवर्तनांक ज्यादा तो अपवर्तन कम, और अपवर्तनांक कम तो अपवर्तन ज्यादा। तो नीचे वाली जो परतें हैं ना, इनका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ऊपर वाली परतों का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो इन परतों में अपवर्तनांक अलग अलग है। अब जब भी इस किरण से जो इस मतलब तारे से जो भी प्रकाश निकलेगा ना, वो जब इन परतों के ऊपर आपतित होगा, तो आपतित होने के कारण अब ये किरण ऐसे सीधा सीधा नहीं आ सकता ना, क्योंकि देखो ऊपर वाला जो भी परतें हैं वो परतें सघन परतें, मतलब विरल परतें, नीचे वाली सघन परतें, ऊपर वाले का अपवर्तनांक कम है, नीचे वाले का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो इस कारण क्या होता है, ये इनका लगातार अपवर्तन होता रहता है, और एक किरण इस तरीके से मुड़ जाती है और मुड़ करके यहां पहुंचती है प्रेक्षक की आंख में। अब जब प्रेक्षक यहां से देखने की कोशिश करेगा तो यहां से सीधा दिखेगा ना। देखो मान लीजिए किरण इस प्रकाश से हल्की हल्की अपवर्तित होकर के यहाँ आ गई। अब वो यहां से जब इस किरण को देखने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसे सीधा नजर आएगा भाई, सीधा दिखेगा ना इस तरीके से। उसे सूर्य इस थोड़ा ऊपर दिखेगा। देखो अगर किरण जो है वो सीधी यहां से सीधी यहां तक आनी चाहिए थी, लेकिन यहां नहीं आती। क्यों नहीं आती है, क्योंकि इन परतों द्वारा लगातार इनका क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के कारण ये किरण यहां दिखाई देती है प्रेक्षक को, और प्रेक्षक यहां से जब उस किरण को सीधा दिखेगा तो उसे लगेगा कि तारा यहां नहीं होकर के कहां है, यहां पर। उसे एक आभासी स्थिति तारे की नजर आएगी। अब ये जो आभासी स्थिति है वो लगातार परिवर्तित होती है, कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है। इस कारण उसे लगता है कि जो तारा है वो क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। समझ में आ रहा है ना। यानी क्या होता है कि इस तारे की आभासी स्थिति बन जाती है, जो उसकी रियल स्थिति से अलग जगह पर होती है, और वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। लगातार परिवर्तित होने के कारण आप देखो बहुत दूर है तो हमें ऐसा लगता है कि तारा जो क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है, लेकिन रियली में तारा टिमटिमाता नहीं है। अपवर्तन के कारण उसकी स्थिति जो लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिससे हमें लगता है कि वो क्या, टिमटिमा रहा है। तो आप लिखेंगे क्या इसमें, तो सबसे पहले आपको यह लिखना है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। फिर आप लिखना, चूंकि तारों से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, इन परतों का घनत्व असमान, तापवर्तनांक भी भिन्न होता है। घनत्व असमान तथा अपवर्तनांक भी भिन्न होता है। इस कारण इस प्रकाश की किरण का लगातार अपवर्तन होता है, जिससे प्रेक्षक को तारे की एक आभासी स्थिति दिखाई देती है जो लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आ गया, लिख दोगे ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, ठीक है ना, तो इन परतों का आप या तो ऐसे लिख दो, या पर केवल इतना लिखो, चूंकि वायुमंडलीय परतों का घनत्व असमान तथा अपवर्तनांक भी भिन्न होता है, इस कारण प्रकाश लगातार अपवर्तित होकर जब प्रेक्षक की आंख में पहुंचता है, जब प्रेक्षक के पास पहुंचता है, तो प्रेक्षक को तारे की एक आभासी स्थिति दिखाई देती है। तारे की कैसी स्थिति दिखाई देती है, एक आभासी स्थिति जो लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिससे लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है। अगर एक नंबर का सवाल आ रहा है तो आपको सीधा इतना लिखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो आपको व्याख्या करके लिखना कि इस प्रकार से इसका अपवर्तन होता है। अब अपन एक और प्रकाशीय घटना के बारे में पढ़ते हैं जो भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। इसका नाम है अग्रिम सूर्योदय तथा निलंबित सूर्यास्त।
सूर्यास्त। ठीक है, अब सूर्योदय और सूर्यास्त तो समझते हो ना, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना, सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त हो जाना। लेकिन यहाँ पर दो वर्ड आए, एक तो आया अग्रिम और एक आया निलंबित। इसका मतलब क्या होता है? अग्रिम वर्ड आपने सुना होगा, अगर किसी को शुभकामनाएं प्रेषित किए ना तो आप बोलते हो अग्रिम शुभकामनाएं। वो कोई काम करने जा रहा तो हम उससे अग्रिम पहले से शुभकामना देते, तो इसका मतलब अग्रिम का मतलब क्या हुआ? पहले। और जब भी आप किसी कॉलेज या स्कूल की फीस भरते हो, उसमें आप लेट हो जाते हो तो आता है विलंब शुल्क, आता है ना। इसका मतलब निलंबित का मतलब क्या हुआ? लेट, पश्चात। तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात क्या होता है? आपको सूर्य दिखाई देता है। सुबह सूर्य उदय होता ही नहीं है, उससे पहले आपको दिखाई देने लगता है। और रात्रि के समय जब शाम होती है ना, जब सूर्य अस्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दिखाई देता है। देता है क्या? दिखाई देने का मतलब क्या हुआ? देखो, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो आप डेली देख लेना कि जब सूर्य उदय होता है उससे पहले उजाला हो जाता है पूरी पृथ्वी के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? बस सूर्य उदय हुआ ही नहीं तो पहले आपको क्यों दिखाई दे रहा है? रात्रि के समय सूर्य अस्त हो गया तो क्या सूर्य अस्त होते एकदम अंधेरा हो जाता है? क्या नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका मतलब आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है ना, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, सेम उसी कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है तो ये मान लीजिए क्षैतिज है, ठीक है, ये क्षैतिज है। अब सुबह सुबह मान लो यहाँ से सूर्य उदय होने से पहले कहाँ होगा? क्षैतिज के नीचे होगा। ये सूर्य जो कहाँ है? क्षैतिज के नीचे। अब जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो ऐसे सीधी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए ना प्रकाश की किरण। लेकिन होता क्या है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है, मैंने अभी आपको बताया था। और जो नीचे वाला वायुमंडल होता है ना, वो सघन होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? विरल होता है। देखो, ऊपर वाला जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? विरल। और इसके बाद जो आएगा नीचे वाला वो कैसा होगा? सघन। इसका मतलब सूर्य कहां से कहां जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा हो। और जब विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश के कौन से अपवर्तन नियम का पालन करेगा? अभिलंब से अभिलंब की ओर आएगा ना, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगा। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इस कारण क्या होगा? जैसे मानो यहां से कोई प्रकाश की किरण निकली, ठीक है, यहां पहुंच गई। अब ये किरण जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन अब ये विरल से सघन में जा रही है तो इस कारण इसका लगातार क्या होगा? अपवर्तन होगा। और लगातार अपवर्तन होने के कारण ये अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, और अभिलंब की ओर झुक करके यहां खड़े प्रेक्षक को नजर आएगी। यहाँ जो भी प्रेक्षक खड़ा हुआ होगा ना, उस प्रेक्षक के पास पहुंच जाएगी। मतलब देखो, लगातार अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अभिलंब की ओर झुक जाने के कारण प्रेक्षक को दिखाई देगी। और प्रेक्षक जब इस किरण की दिशा में देखेगा ना, देखो इस किरण की दिशा में देखने पर क्या होगा? उसे लगेगा कि सूर्य जो है ना वो उदय हो चुका है। समझ में आया? अब इसी प्रकार से देखो सूर्यास्त के समय भी होगा। जैसे मान लो सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, क्षैतिज के नीचे चला गया, लेकिन यहां से प्रकाश की जो किरण निकलती है वो कहां जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए। लेकिन यहां से प्रकाश की किरण निकलने के बाद क्या होगा? यहां से विरल से सघन में आएगी, तो विरल से सघन में आने के कारण ये अभिलंब की ओर झुकना शुरू कर देगी, और अभिलंब की ओर झुकती हुई यहां खड़े इस प्रेक्षक को नजर आएगी, ठीक है। यहां जो भी प्रेक्षक खड़ा हुआ होगा ना उसे नजर आएगी। और प्रेक्षक जब इस किरण की दिशा में देखेगा ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है ना वो अभी अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ। ये घटना जो नॉर्मली 2-4 मिनट पहले नजर आती है, उससे ज्यादा नहीं आती है, 2-4 मिनट पहले ही नजर आती है। तो आप कारण क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको यह लिखना है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात, सूर्य अस्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। फिर आप लिखना, चूंकि जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है, देखो क्षैतिज के नीचे, जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कर्मश वायुमंडल के विरल परतों से सघन परतों में प्रवेश करता है। कर्मश से वायुमंडल की विरल परतों से सघन परतों में प्रवेश करता है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे प्रेक्षक को सूर्य की एक आभासी स्थिति दिखाई देती है जो क्षैतिज से ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश क्षैतिज के नीचे होता है, जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कर्मश से वायुमंडल की विरल परतों से सघन परतों में प्रवेश करता है। इस कारण अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है,
जिससे प्रेक्षक को सूर्य की एक आभासी स्थिति दिखाई देती है जो क्षैतिज से ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है, और इससे उसे लगता है कि सूर्य अभी अस्त भी नहीं हुआ और उदय हुआ है लेकिन अस्त नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।